आपको क्या लगता है कि मौका मिल सकता है? मेरे लिए ऐसा विचार है तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े संतोष की बात है। क्या आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे अगली बार के लिए? मैं अगर उनके परिवार का हिस्सा हूं तो मैं उनको घर का मुखिया मान रहा हूं, वो घर का सदस्य मान रहे हैं, तो मेरे बारे में और घर के बारे में तो उनको सब मालूम है। क्या ब्लूप्रिंट है आपका छत्तीसगढ़ के लिए? प्रायोरिटी नंबर 1 सरकार के प्रतिनिधि के नाते लोगों से संपर्क में लगातार बने रहना। छत्तीसगढ़ की जनता के मन में मुख्यमंत्री पद के लिए सिर्फ 3 ही चेहरे हैं, जिनमें से टीएस सिंहदेव हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। सर, तमाम नाम लिए जा रहे हैं, उसमें आपका नाम हर बार शामिल रहता है। आपको क्या लगता है कि मौका मिल सकता है? अगर मौका मिलने की स्थिति होगी, आप उसके लिए कोशिश अपनी पूरी करेंगे या पीछे रहेंगे और इंतजार करेंगे? जैसा आपने बोला कि अगर लोगों के मन में मेरे लिए ऐसा विचार है तो मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े संतोष की बात है कि राजनीतिक जीवन के सफर में अगर उस दृष्टि से भी लोग देख रहे हैं तो मैं बनूं या ना बनूं, मुझे लगता है मैं बन गया। लेकिन राजनीति में बिना मांगे कोई चीज नहीं मिलती है, कहा जाता है। हर आदमी अपना संघर्ष करता है। आपने भी पहले भी संघर्ष किया और उसकी जो भी परिणति हुई, एक अच्छा एंड हुआ। आप उप मुख्यमंत्री बने, लोगों को, आपके जो समर्थक हैं उनको भी अच्छा लगा। लेकिन एक फाइटर के रूप में लोग देखना चाहते हैं और अपने नेता को चाहते हैं कि वो फाइट करता हुआ दिखाई दे, चाहे वो पद ही क्यों ना हो। क्या आप उस इमोशन को देखेंगे, उसको, उसके लिए फाइट करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए? अपने स्वभाव को छोड़ना, अपने आप में लोगों से छल करना है। आप जैसे हैं और जो हैं वैसा न बन के अगर आप बनावटी अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे बड़ी हार स्वीकार आपने कर ली। एक क्रिकेट की टीम होती है, उसमें सहवाग भी होते हैं, उसमें द्रविड़ भी होते हैं, रवि शास्त्री भी होते हैं, मिलके टीम बनाते हैं। सभी सहवाग बन के टीम में नहीं खेल सकते, स्वभाव ही नहीं है। सभी द्रविड़ बन के टीम में नहीं हो सकते, सबका स्वभाव ही वैसा नहीं होगा। सभी रवि शास्त्री जैसे ऑलराउंडर कहें या योगदानकर्ता कहें, धोनी सब हो जाए, नहीं हो सकता, आवश्यकता भी नहीं है। क्या इसमें भी गुरेज नहीं है कि अगर आप ये कहें कि उप मुख्यमंत्री पद दोबारा अगर कांग्रेस आती है और आपको उप मुख्यमंत्री पद दिया जाता है तो आप सहजता से स्वीकार कर लेंगे? मेरे को पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, मैंने जब पार्टी में रह के काम करना एक जिम्मेदारी को स्वीकार किया तो मैंने फिर पार्टी के अनुशासन को भी स्वीकार किया, उनके निर्णय को भी स्वीकार किया, और जो वो मेरे को जिम्मेदारी देंगे मैं उसको निभाऊंगा। उप मुख्यमंत्री पद पाने के बाद लोग ये समझना भी चाहते हैं कि एक नॉर्मल मंत्री में और उप मुख्यमंत्री में कितना अंतर आ जाता है इसको, राज्य को चलाने के मामले में? शून्य। कोई उसमें अधिकार नहीं होते उप मुख्यमंत्री को, प्रोटोकॉल होता है। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ को अगर आप लें तो छत्तीसगढ़ की प्रोटोकॉल की जो लिस्ट है उसमें मुख्यमंत्री जी 8वें नंबर पे हैं, उप मुख्यमंत्री 13वें नंबर पे हैं और मंत्रीगण ये 15वें नंबर पे। तो ये प्रोटोकॉल रहता है और छोटी छोटी बातें हैं जो ऐसे मायने नहीं रखती, पसंद भी नहीं आती। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं तो आपको स्कैन नहीं करते, आप मोबाइल लेके सीधे वॉक थ्रू आपको करा देते हैं। तो आपको काम करने का पब्लिक के लिए कोई अधिकार नहीं मिलता, एक प्रोटोकॉल। ये सब बातें निश्चित रूप से एक सीनियर लीडर होने के कारण सालती भी होंगी। क्या आला कमान से मौका आने पर ये सब बातें आप करेंगे, अपनी बात रखेंगे कम से कम? आला कमान को सब मालूम रहता है, उनसे कोई नई बात हो तो हम लोग करें। इसके पहले जब नेता प्रतिपक्ष की बात आई थी 2013 के चुनाव में, परिस्थिति ऐसी थी कि सारे सीनियर लीडर्स करीब करीब हार गए थे चुनाव, और नेता प्रतिपक्ष मेरा सेकेंडरी टर्म था, उम्र में सीनियर था, राजनीति में परिवार बहुत दिनों से था। उस समय मैंने भूपेश भाई से बात करके जरूर पहल की थी कि अपन इसके लिए कोशिश करें क्या। मुख्यमंत्री की जब बात आई 2018 के चुनाव के बाद में, तो 11 दिसंबर को तो
मतगणना हुई, 13 तारीख को खबर आई कि दिल्ली हाजिर हुई ये 4 लोग। तो हम लोग की कोई पहल करने की ना तो स्कोप थी, ना कोई ऐसी मंशा थी। बुलाया गया, वो 4 में से मुख्यमंत्री चुनना था। ये हम लोग को स्पष्ट हो गया कि भाई 4 को बुलाया गया है, उनसे बातचीत होगी, पूछताछ होगी, तो 4 में से चुनना है। एक को चुना, भूपेश भाई को मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी, हम लोग को मंत्री मंडल में मंत्री के रूप में शपथ राहुल जी की उपस्थिति में दिलाई गई और हम लोग काम करते रहे। वो 2.5 साल वाली जो बात है, बस उसने ही परेशानी में हम लोग को डाल दिया कि क्या है, कब होगा, नहीं होगा, कौन सी बात थी, क्या। तो बात ठीक है, ठीक है, बात असली बात ठीक है। इंडिया में तो बहुत थी, बाकी बंद दरवाजे हैं। और पार्टी ने जब उसके बारे में कुछ नहीं कहा तो मेरे लिए भी कहना उसमें उचित नहीं है। वो बात पुरानी हो गई, अब आप उप मुख्यमंत्री बन गए, अब नए चुनाव में आ गए। आगे के लिए कोई बातचीत, हर नेता अपनी बातचीत जो आलाकमान होते हैं उनसे करते हैं। आपने अगले टर्म में कांग्रेस अगर आती है आप लोगों की मेहनत से, तो आपने अपने लिए कोई बातचीत की है राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका जी से? कोई बात नहीं। वो जानते हैं, सोनिया जी से भी कभी कभी बात नहीं रखी, राहुल जी से भी मिलने का मौका मिलता है। कभी कभार प्रियंका जी से टाइम लेके, मैं अभी हाल में टाइम लिया था, उनने दिया था, मैं दिल्ली में प्रणाम करके मिलके उनसे आया। तो ये बात कभी मैंने नहीं, राहुल जी से मुलाकात हुई अभी हाल? अलग से नहीं, ये कार्यक्रमों में जो हम लोग उठते रहे, मिलते रहे, इसमें हम लोग साथ साथ थे। लेकिन आप अपना जो मेहनत है, आप जाहिर सी बात है हर नेता चाहता है कि हम अपना जो हक है वो मिले। उसके लिए आप अगर इस तरह से औपचारिक बातें आप जब करते हैं तो उसमें आप इस तरह की बातें करते हैं कि भाई आलाकमान नाराज ना हो, लेकिन क्या आप अपनी बात ढंग से रख पाएंगे अगली बार के लिए? घर के बड़े के सामने बात रखने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? रखा है या नहीं अभी? रखा है कि नहीं अभी? कभी नहीं रखूंगा, क्योंकि वो जानते हैं मैं अगर उनके परिवार का हिस्सा हूं तो मैं उनको घर का मुखिया मान रहा हूं, वो घर का सदस्य मान रहे हैं, तो मेरे बारे में और घर के बारे में तो उनको सब मालूम है, बोलने की जरूरत आप ये सीधी सी बात आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो, उनको खुद से आपको मुख्यमंत्री पद के लिए कंसीडर करना चाहिए कम से कम अब? नहीं, बात में बहुत फर्क है। उनको मेरे को क्यों करना चाहिए? उनका तो पूरा परिवार है, वो पूरा देख के, पूरे परिदृश्य को देख के अपना निर्णय लेंगे। मैं कौन होता हूं? तो फिर बात कैसे बनेगी? तो जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, आपने कह दिया कि मेरा नाम चल रहा है, मेरे को तो नहीं मालूम कि मेरा नाम चल रहा है। आपने कहा कि 3 नाम चल रहे हैं, मैंने कोई ऐसा सर्वे नहीं देखा मैंने कोई ऐसी चर्चा नहीं की। ठीक है, ये भी एक अच्छी रणनीति कह रहे हैं, ये भी एक अच्छी रणनीति जी। तो अब ये बताइए कि अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग इलेक्शन में हैं, पब्लिक वो ही सारी चीजें सुनती है और उस पर निर्णय लेती है। अमित शाह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि घोटालों की सरकार है, शराब घोटाला से लेके कोयला घोटाला, गौठान घोटाला और महादेव ऐप, तमाम चीजों की लिस्ट है 10 से ज्यादा। किस तरीके से इसको आप लोग पब्लिक के बीच में जाकर के हैंडल कर रहे हैं? ये उनका पुराना अशोभनीय और गैर जिम्मेदाराना तरीका है। राहुल जी मिस्टर क्लीन को बोफोर्स उनकी मृत्यु के 10-12 साल बाद होता है कि उनके ऊपर कोई बात ही नहीं है। एक सबसे स्वच्छ छवि रखने वाले युवा प्रधानमंत्री पे आपने धब्बे लगाने की कोशिश की, और उनकी मृत्यु के 12 साल बाद कोर्ट कहता है कि कोई भी बात नहीं, कहीं कोई सबूत नहीं। आपने तो धब्बे लगाए, बोफोर्स कांड, इतने करोड़ रुपए, फलाना ढिमकाना, ये उनका अंदाज है। कोल स्कैम, यूपीए गवर्नमेंट गिरने का एक कारण, और कौन से क्या स्कैम थे, 2G स्कैम, 3G स्कैम, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा कितने स्कैमों की, किसका परिणाम सामने आया? 10 साल से तो 9 साल से तो एनडीए की सरकार है, जांच एजेंसियों पे भी निगरानी अब वो रखते हैं। कौन सा उसमें से आधा स्कैम? आप कह रहे हैं कि इनमें से कोई घोटाला हुआ ही नहीं? आरोप के अलावा कुछ नहीं। घोटाला हो, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ भी हो चाहे देश हो, आप आरोप लगा रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं, एजेंसियों पे आप नियंत्रण ना भी रखते हो लेकिन निगरानी रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपकी जानकारी में होना चाहिए, आपको कार्रवाई करनी चाहिए, आरोप थोड़ा ना लगाना चाहिए। आप आरोप लगा रहे हैं और पकड़ा कोई नहीं रहा।
कौन से पब्लिक पर्सन पे आपने एक्शन लिया? 16 लाख मकानों की बात लगातार बीजेपी कर रही है, रमन सिंह कर रहे हैं। हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि 16 लाख मकान नहीं दिए गए पीएम आवास योजना के, और वो एक ये सबसे बड़े आरोप के रूप में ले रहे हैं। कैसे पब्लिक के सामने आप अपनी बात रख रहे हैं? फिर गलत बयानी, उसको झूठ भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा पसंद नहीं करता ऐसी भाषा, तो मैं गलत बयानी करके रुक जाता हूं। उनको या तो यही नहीं मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कितने घर सैंक्शन हुए थे और उसमें से कितने बन चुके। 8-1 लाख घर थे बकाया जिनको भरना था, जिसमें स्टेट शेयर हमको लगाना था। वो स्टेट शेयर उस समय उपलब्ध नहीं करा पाए थे, हमको बैंक से लोन लेके करना था, लोन लेने की स्थिति नहीं थी। वो जितने घर बचे हुए थे और उनके अतिरिक्त 47,090 और घर जो एससीसीसी सर्वे में नहीं थे, उनका सैंक्शन करके बटन दबा के लोगों के खातों में 25,000 रुपए की पहली किस्त को भेज भी दिया गया। और 10 लाख घर अतिरिक्त उसके कि जो एससीसीसी सर्वे में नहीं थे और जिनके 1 कमरे या 2 कमरे के कच्चे घर हैं, उनको पक्के की छत के मकान की स्थिति में हम ला सकें, उसकी भी घोषणा हो चुकी। इनके कौन से 18 लाख घर हैं? केंद्र की सरकार है, पुराने मुख्यमंत्री हैं, मैं पंचायत विभाग का मंत्री रह चुका, मुझे भी मालूम है कि कितने घर सैंक्शन हुए थे, टारगेट एससीसीसी में क्या था, कितने बन चुके थे। बीजेपी के शासनकाल में रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय से बनते चले आ रहे हैं और अभी भी बनते चले गए। फिर रुके 2 साल। मैंने बताया कि फंड्स का अभाव था, स्टेट कैपिटल का अभाव था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर को विड्रॉ कर लिया और कह रहे हैं कि आगे हमने बंद कर दिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या ना देगी, हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से करेगी। तो अब 7,99,000 कुछ 100 घर जो बकाया थे वो भी सैंक्शन हो गए, उसकी पहली किस्त भी चली गई, और 47,090 घर अतिरिक्त सर्वे के माध्यम से जो चिन्हांकित किए उनकी भी किस्त चली गई। मैं लगातार ऐसी प्रश्न कर रहा हूं जो जनता जानना चाहती है, इस चुनाव से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब एक बड़ा सवाल कि मान लीजिए कि सारी चीजें फेवरेबल होती हैं, आप मुख्यमंत्री बनते हैं, क्या आपका माइंडसेट है, क्या ब्लूप्रिंट है, छत्तीसगढ़ के लिए क्या सबसे जरूरी है? अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे और क्या बड़ी चीजें करेंगे? क्या ब्लूप्रिंट है आपका छत्तीसगढ़ के लिए? मुख्यमंत्री ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते, और अगर सरकार में आते हैं तो सरकार के, क्योंकि बाकी कुछ बनने पे चलती है नहीं चलती है, आप बाद में कहते हैं कि भाई नहीं हुआ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं और आपको फुल पावर होती है, तब आप क्या करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए? आपका सवाल मुझे मुख्यमंत्री बना रहा है इसलिए क्योंकि 3 चेहरे हैं, हर एक की बारे में बात है। अगर बनते हैं तो ये रिकॉर्ड रहेगा और आपके खिलाफ हम ही आकर के फिर आपसे पूछेंगे। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं फंसूंगा। ये शब्दों का और पत्रकारिता का एक भंवर जाल है। मैं इसमें बिल्कुल, आप मत फंसिए, लेकिन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब ये है कि मैं एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते, पार्टी के प्रतिनिधि के नाते, और सरकार में आता हूं तो सरकार के प्रतिनिधि के नाते, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों से मेरा संपर्क कभी ना छूटे। बाकी सारी चीज हो जाती है। मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 सरकार के प्रतिनिधि के नाते लोगों से संपर्क में लगातार बने रहना, यथासंभव 100% बने रहना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बाकी काम होते हैं और होंगे। क्या काम सबसे जरूरी है? मान ली ये चली गई, ये टर्म पूरा हो गया, अगले टर्म के लिए क्या सबसे जरूरी है? छत्तीसगढ़ की यही जनता जानना चाहेगी कि हमारे लिए क्या होगा। तो क्या सबसे जरूरी चीजें हैं छत्तीसगढ़ में करने के लिए? लोगों की माली हालत को सुधारना, उससे सारी चीज जुड़ जाती है। आपकी माली हालत सुधरेगी, आप परिवार का बेहतर लालन पालन कर सकते हैं, आप सहूलियतें ले सकते हैं। कैसे सुधरेगी माली हालत? पैसे की स्थिति को बढ़ा के आपने धान के भाव को बढ़ाया, माली हालत को सुधारा। आपने तेंदुपत्ते के भाव को बढ़ाया, आपने माली हालत को सुधारा। आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 67 वनोपजों को खरीदा, आपने माली हालत को सुधारा। आपने कोदो कुटकी रागी की फसलों का एमएसपी दिया, आपने माली हालत को सुधारा। आपने गन्ने को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देश में कहीं नहीं मिलता, 355 रुपए का, जो उससे ज्यादा मिल रहा है, आपने उसको उपलब्ध कराया, तो आपने लोगों की माली हालत को सुधारा। अगर आप
मक्का को कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री लगा के खरीदी करेंगे, तो आप लोगों की माली हालत को सुधारेंगे। अगर आप एग्रो बेस्ड यूनिट्स लगाएंगे, लोगों की माली हालत को सुधारेंगे। अगर आप रिपा की इकाइयों को स्थापित करेंगे, आप लोगों की माली हालत को सुधारेंगे। आप ऋण मुक्ति करेंगे। खराब वर्षा के कारण हमारे यहाँ की भी फसल प्रभावित हुई है, बस्तर की भी प्रभावित हुई है, मैदानी इलाके के कुछ जिलों की प्रभावित हुई है, तो सीधे उनकी माली हालत को आप सुधारेंगे। आज प्रदेश में अनेकों वन उपज, अनेकों कृषि उपज के जो भाव हैं वो देश में कहीं नहीं है। हाईएस्ट प्राइस कहने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की हम बात करते हैं, कहने के लिए किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात करते हैं, लेकिन किया क्या? आप अगर इन कदमों को उठा के उनको ये राशि डायरेक्टली दे रहे हैं तो आप उनकी माली हालत को सुधार रहे हैं। आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को अगर 10,000 रुपए और 7,500 रुपए दे रहे हैं और एकल आंगनबाड़ी को आप 5,000 रुपए दे रहे हैं, आप उनकी माली हालत को सुधार रहे हैं। आप 2,200 रुपए अतिरिक्त अगर मितानिन को दे रहे हैं, संख्या कितनी है? 73,000 मितानिन, 54,000 आंगनबाड़ियां। इतने लोगों को अगर आर्थिक रूप से आप तुलनात्मक सुदृढ़ कर रहे हैं, आप उनकी माली हालत को सुधार रहे हैं। अगर आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो उतनी नहीं बढ़ी लेकिन फिर भी 350-500 किया, तो आपने उस हद तक माली हालत को सुधारा। रसोईया को 1,200 से 2,000 किया, और बढ़ाने की उनकी मंशा हो सकती है, गुंजाइश हो सकती है। आपने माली हालत को सुधारा। जो सफाई कर्मी हैं उनको जो राशि मिलती थी आपने 2,500 तक पहुंचाया, तो उनकी माली हालत को सुधारा। इस सरकार की सब बहुत चीजें इस सरकार की सबसे बड़ी एक उपलब्धि आप क्या मानते हैं, जो सबसे बड़ी? किसानों के लिए जो इस सरकार ने किया, मैं समझता हूं कि वह देश में अद्वितीय है। आपका अपना काम, अपने चाहे चुनाव क्षेत्र हो चाहे छत्तीसगढ़ में, अपना सबसे बड़ा काम इस बार, इस पूरे 5 साल में आपको क्या लगता है जो आपको संतोष देता हो? मेडिकल फैसिलिटीज में व्यापक सुधार हुआ है। तो अब जबकि आप चुनाव में हैं, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के या मकान के, इसका जो आप फील्ड में जाते हैं तो कोई रिस्पांस मिलता है? आपको लगता है कि इस सरकार में कोई कमी भी रह गई? कमियां जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी। आपका घर हो, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, उसकी बड़ी इकाई के स्वरूप में हम शासन को भी देखते हैं। ये बड़ा घर है, कमी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। आदर्श एक परिकल्पना है। कोई पर्टिकुलर चीज जो आपको लगता है कि यहां पर थोड़ा और मेहनत होनी चाहिए थी? कई चीजें हैं, 200 चीजें हैं। स्टाइपेंड और बढ़ सकते हैं, शासकीय कर्मचारियों के लिए और किया जा सकता है। मकान के जो सबसे बड़ा आरोप लगता है कि मकान नहीं दिए, ये इसमें कोई कमी रह गई? उससे आगे निकल गए। जो नहीं कर पाए थे वो भी कर दिया, और 10 लाख नए घर के टारगेट को ले लिया। 10 लाख नए घर के टारगेट को ले लिया। 47,090 मैंने आंकड़ा बताया, वो एडिशन हो गया पुराना। इन एडिशन 10 लाख घर और राज्य सरकार की ओर से देना। इस बार बीजेपी आपको लग रहा है कि थोड़ा मजबूत होकर के लड़ाई लड़ रही है, एक चुनौती बनी है? बीजेपी और कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में मैंने जहां तक अपने तौर पे विश्लेषण किया है, इनके बेसिक वोट शेयर करीब करीब सेम है, कांस्टेंट है। 30-32% के आसपास, 32%, 35%, 30%, 32%, 35%, ये इन दोनों पार्टियों को हर चुनाव में मिलते हैं। डिफरेंशियल जो सरकार बनाने में, बहुमत बनाने में, विधायकों के जीतने में और सांसदों के जीतने में आता है, ये लगभग 0.75% से 0.75% से 2% के आसपास रहा है। पिछले चुनाव में ये 10% के आसपास हो गया, 10-11% के आसपास हो गया। और लोकसभा के चुनावों में हम लोग देखते हैं कि ये डिफरेंशियल फिर बढ़ जाता है। लेकिन बेसिक वोट शेयर जो है, मिनिमम, ये दोनों पार्टियों का कॉमन, लगभग सेम। आप देखिए, आप कई चुनाव उतार के देख लीजिए, कोई 30 के नीचे नहीं गया। दोनों 32-32 मानिए, वो 34 हो गया, ज्यादा सीटें आ गई, वो 42। यानी मुकाबला काटेगा इस बार भी। हर बार उनकी उपस्थिति नगण्य किसी पार्टी के
कभी रही नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है, जो चेहरा है, उस पर जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी मोदी जी के चेहरे को चुनाव में इस बार आगे कर रही है, तो क्या लगता है कि ये कितना कारगर होगा बीजेपी के लिए? इससे फायदा होगा क्योंकि आपके पास, कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसा बीजेपी कह रही है। जी, ये अपनी अपनी बातें हैं। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात हम कर, प्रधानमंत्री का चुनाव करिएगा तब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करनी चाहिए। जब आप स्टेट गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं तो हमने अनेकों चुनावों में देखा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी ने, मैं तब से देख रहा हूं निकट हाल के भूतकाल में, हाल के जो 2-3 साल अभी निकले हैं और चुनाव हुए हैं, बड़ा प्रयास बीजेपी ने बिहार में किया था। कोई लोकल लीडरशिप को इनने लॉन्च नहीं किया और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा, हारे। बंगाल में पुरजोर प्रधानमंत्री जी के चेहरे का उपयोग किया और वहां भी कुछ सुधार हुआ, लेकिन चुनाव हारे। हिमाचल प्रदेश में हाल में 1 साल पहले चुनाव हुए थे, मैं भी वहां था और मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि मुझे देखो, मुझे देख के वोट दो। वहां भी हारे। कर्नाटक में सबसे बड़ी रैली आज तक के प्रजातांत्रिक राज्य के चुनाव के इतिहास में 26 किलोमीटर से लंबी बड़ी रैली प्रधानमंत्री जी की निकली और ये था कि बहुत व्यापक प्रभाव उसका पड़ेगा। अगले दिन फिर रैली निकली 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन कांग्रेस को बहुमत मिला। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी जीती नहीं है जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन जहां उनका लोकल चेहरा है, यूपी में आदित्यनाथ, उत्तराखंड में उनके चीफ मिनिस्टर के चेहरे थे जो हारे, लेकिन हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाए गए और उपचुनाव में फिर बन के आए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई राज्य में जीतती नहीं है, जहां मोदी जी जाते हैं वहां बीजेपी हार जाती है, पर वो डिसाइडिंग फैक्टर उस चुनाव के नहीं। उनका योगदान नेशनल इलेक्शन होगा तो माना जा सकता है कि हाँ, मोदी फैक्टर अब कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, निर्णायक भूमिका के लिए। राज्य के चुनाव में क्योंकि लोग ये जानते हैं कि मोदी जी आके मेरी देखभाल नहीं करने वाले, राज्य की सरकार की देखभाल वो देखता है कि चुनाव के पहले मोदी जी आए थे छत्तीसगढ़ 2018 चुनाव के पहले, उस बीच में गायब, अन्य काम है उनके पास, देश के प्रधानमंत्री हैं और अभी फिर चुनाव आया तो फिर 3-4 महीने से फिर मोदी जी उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए लोगों का असर नहीं पड़ता। कोई उनकी प्रतिष्ठा पे मैं कोई घात नहीं कर रहा, एक प्रैक्टिकल सी बात है कि हर व्यक्ति इतना समझदार है और जानता है कि देश के स्तर के किसी भी पार्टी के लीडर होंगे वो आकर्षण के केंद्र हो सकते हैं। वो मोदी जी से आपकी कभी बातचीत होती है? नहीं, मेरी कभी नहीं। तो ये जो फॉर्मल फंक्शंस हुए उसमें हाल के दिनों में 2 इंसिडेंट मेरे को याद जहां प्रणाम हुआ नजदीकी से, वरना वैसे नजदीक में उनके कभी नहीं आए। फाइनली छत्तीसगढ़ की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मदद करिएगा, कांग्रेस की सरकार को फिर से 5 साल में काम करने के लिए दीजिएगा। काफी कुछ किया है और करने की मंशा है, सोच है, बातों को हम लोग रख भी रहे हैं, क्या क्या करना चाहेंगे। तो अभी मैं एक महिला पत्रकार से बात कर रहा था और उन्होंने चालू यहां से किया कि छत्तीसगढ़ के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देश में हम सबसे अच्छा देख रहे हैं, देश में सबसे अच्छा देख रहे हैं। ना कहीं डेट वैसा दिख रहा है, ना ओवरड्रॉल कहीं दिख रहा है, ना एफआरबीएम का उल्लंघन कहीं पर दिख रहा है। आपने बोरोइंग्स जो की है लिमिट के अंदर आपने कर रखी है, फिर भी सरकार चल रही, अच्छे से सरकार चल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, ऐसा नहीं, कहीं कहीं कुछ बात होती है, वो छोटी बात अलग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो अगर छत्तीसगढ़ ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा करके उसके बुनियाद पे काम करने की पहल की है, कहीं रैश ओवर स्पेंडिंग, अत्यधिक बोरोइंग करके कि आज ही सब काम कर डालो, ऐसी भी नियत रख के करते हैं कुछ राज्य, बहुत बड़े बड़े लोनों तले उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, उन पे दबाव पड़ रहा है क्योंकि बड़ा हिस्सा लोन पटाने में और उसके ब्याज को पटाने में चला जा रहा है। श्रीलंका में जो हुआ, कर्ज में डूब गई सरकार।
उसकी स्थिति के आसपास छत्तीसगढ़ नहीं है, और उस स्थिति में, उस स्थिति को बना के अगर आपने काम करने की कोशिश की है तो दोबारा मौका मिलना ही चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस का है, पर ऐसा काम अगर किया है तो मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू। कैमरामैन राजेश के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सरगुजा।